अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। तख्ते पंजाब को बचाने के लिए पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत लाहौर में मौजूद है। आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और हुकूमत के दीगर इत्तेहादी कल से लाहौर में हैं, जिसके बाद अब खबर है कि तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत भी लाहौर पहुंच चुकी है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान किसी भी वक्त सूबाई दारुल हुकूमत पहुंच जाएंगे। जोड़ तोड़ की सियासत का सिलसिला एक बार फिर जोरों पर है। ज़िमनी इंतखाबात के वाज़ेह नताइज के बाद और वज़ारत आला के इंतखाब से 2 रोज़ कबल एक बार फिर अराकीन को खरीदने की बाज़गश सुनाई दे रही है। MPs को मुबैना तौर पर 40 से 50 करोड़ फीकस में खरीदने के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इन इल्ज़ामात को तक़वियत राना सनाउल्लाह के निजी TV को दिए गए बयान से मिली, जब उन्होंने कहा कि 180 और 188 के नंबर में बहुत थोड़ा फर्क है। 5-7 अराकीन इधर उधर कर दिए जाए तो तहरीक इंसाफ कभी भी पंजाब में हुकूमत नहीं बना सकेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला के बयान के बाद तहरीक इंसाफ ने अराकीन को खरीदने की ऑफर्स के बारे में अपने खदशात का इजहार किया है, जिसके बाद आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि रहीम यार खान से उनके MPA मसूद मजीद को मुबैना तौर पर 40 करोड़ देकर तुर्की पहुंचा दिया गया है। उन्होंने मजीद बताया कि MPA आमिर डोगर, गजनफर चीना समेत 3 अराकीन को अता तारड़ की जानिब से ऑफर की गई है। रहीम यार खान से मसूद मजीद मुबैना तौर के ऊपर 40 करोड़ रुपया लेके वो माशाल्लाह तुर्की पहुंच गए। MPAs को 40 करोड़ रुपए में जो है वो खरीदा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तशवीश का इजहार किया है, लेकिन अभी का जो मामला है जो सुबह सुप्रीम कोर्ट में हम पेश करने जा रहे हैं, 3 MPAs हैं, गजनफर अली चीना, सरदार शहाबुद्दीन और आमिर बकर से। इन 3 MPAs ने अपने एफिडेविट्स सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए हैं, जिन एफिडेविट्स जो हैं उनमें ये बताया गया है कि किस तरह से पैसों की ऑफ़र की गई। अता तारड़ जो है उसने उनसे बात की, हमें कितने लोग चाहिए? उन्होंने कहा जी हमें 10 लोग चाहिए। तो उसने कहा जी हमारे पास 14 लोग हैं और 14 लोगों के लिए हमें 14 अरब रुपया चाहिए। तो अता तारड़ ने उनको आगे से कहा कि नहीं, 14 अरब रुपया तो बहुत ज़्यादा है, हम आपको 25 से 30 करोड़ रुपया जो है वो फी MPA दे सकते हैं। फवाद चौधरी के इल्ज़ामात पर अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका कहना था कि अगर मसूद मजीद से मुताल्लिक इल्ज़ामात साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। यानी अता तारड़ ने भी इसका भरपूर तरीके से इसको रिस्पॉन्ड किया है। वो इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद कर रहे हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने भी ट्वीट करते हुए अराकीन की खरीदो फरोख्त की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि आज एक बार फिर सिंध हाउस जैसी हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। MPA को खरीदने के लिए 50 करोड़ रुपए तक की पेशकश की जा रही है। हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल भी दे दी है। साबिक वजीर हमाद अजहर और यास्मीन राशिद की जानिब से अवाम से अपील की है कि अराकीन को खरीदा जा रहा है और एक बार फिर शरीयत को अकलियत में बदलने की कोशिश की जा रही है, जिसके सबब आज रात शाम 8 बजे लिबर्टी चौक पर एहतजाज किया जाएगा। इस हवाले से हमाद अजहर और यास्मीन राशिद ने क्या कहा है वो भी आपके सामने रखा किया गया। एक मरतबा फिर जो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया है, ज़मीरों के सौदागर उसको चुराने के लिए लाहौर 35 करोड़ 40 करोड़ का रेट MPAs को ऑफर किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी का ज़मीर नहीं खरीद सके और ना ही खरीद सके। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ये पैसे की नहूसत और ये जो लूट मार के पैसे के जरिए आपके मैंडेट को बार बार चुराया जाता है, इसको हमेशा के लिए दफन करने के लिए आपको एक मरतबा फिर बाहर निकलना पड़ेगा। चेयरमैन इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक 8 बजे लिबर्टी चौक पर हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। इन सारे ज़मीरों के सौदागरों को बेनकाब करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस नहूसत को, इस बीमारी को जिसके ज़रिए हमेशा मैंडेट खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, लोटे पैदा किए जाते हैं, इसको पाकिस्तान की सियासत में हमने हमेशा के लिए दफन करना है। लाहौर के सारे लोग जिन्होंने मैंडेट दिया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ निकलें बाहर। ये आपका मैंडेट दोबारा चोरी करने के लिए तुले हुए हैं। हर थोड़ी देर बाद किसी न किसी को फ़ोन आ जाता है, ताल्लुकात इस्तेमाल होते हैं और माशाल्लाह आपको पता है रेट भी बहुत बढ़ा दी है। वो असल में महंगाई बड़ी हो गई ना, तेल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, सब कुछ। तो जहाँ पहले 5 से 10 करोड़ रेट था, अब 25 से 50 करोड़ कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बयान के बाद काफ लीग ने इस मामले पर अदालत के दरवाजे पर दस्तक दी है। स्पीकर पंजाब असम्बली और तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ारत आला की उम्मीदवार परवेज़ इलाही ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि हमजा शहबाज अदालत को वज़ारत आला का इलेक्शन पुरअमन तौर पर कराने की यकीन दहानी करा चुके हैं। राना सनाउल्लाह के बयान से तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के अराकीन में खौफ व हिरास पैदा किया गया है। राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज, मरियम औरंगज़ेब को अदालत में तलब किया जाए। इन तीनों अफराद के खिलाफ अदालती हुक्म अदूली पर तौहीन अदालत की सज़ा दी जाए, जिस पर आज समाअत हुई। अदालत ने राना सनाउल्लाह के बयान की अखबारी खबर और TV टॉक शो की ट्रांसक्रिप्ट तलब की, जिस पर वकला ने 18 जुलाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लिया गया राना सनाउल्लाह के बयान का ट्रांसक्रिप्ट जमा कराया। उन्होंने इस्तदा की कि केस कल समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए।
आज फवाद चौधरी ने भी अराकीन का खरीदो फरोख्त के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऐलान किया है। खरीदो फरोख्त के अलावा भी जोड़ तोड़ की सियासत की जा रही है। ऑपोजिशन के साथ मौजूद इत्तेहादियों को भी साथ मिलाने की कोशिशें की जा रही हैं। इसी सिलसिले की कड़ी कल आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात थी, जिसमें पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने चौधरी शुजात हुसैन से हिमायत की दरखास्त की, जिसको मुस्तरद कर दिया गया क्योंकि काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात ने दो टोक ऐलान किया है कि चौधरी परवेज इलाही वजारत आला के लिए पार्टी के उम्मीदवार हैं। उनका अपने बयान में कहना था कि जिनको मैंडेट मिला हुकूमत करना उन्हीं का हक है। इस फिक्र में ना पड़े कि एक दूसरे को कैसे नीचा दिखाया जाए। एक पार्टी एक बार नहीं 2-3 बार पहले भी यही बात कह चुका हूं कि कोई लेटर जारी नहीं कर रहा, किसी किस्म के लेटर जारी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चौधरी शुजात का कहना था कि जो गरीबों के मसाइल हल करने में कामयाब होगा, हकीकी मानों में उसी की गिनती पूरी हो जाएगी। जो मुंतखब हुए हैं वो अवाम की खिदमत करें। अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से वजारत आला हासिल करने की कोशिश की जा रही है। अरकान असम्बली कबल अज़ वक्त ही लाहौर में बुला लिए गए हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से गुलबर्ग के निजी होटल में अरकान के क़याम ताम के लिए और उनकी मौजूदगी यकीनी बनाने के लिए कमरे तक बुक करा लिए गए हैं। अब यह सवाल पैदा होता है कि अरकान को क्यों एक बार फिर खरीदने की कोशिश की जा रही है। क्या वाकई इन इल्ज़ामात में कुछ हकीकत भी है या सिर्फ इल्ज़ाम तराशी है, सिर्फ बयानबाजी है? क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट ही इज्जत देने पर तैयार नहीं है। जो लेजिस्लेचर है उसकी तौहीन की जा रही है कि अपने लोगों को निजी होटल्स के अंदर बंद किया जाता है ताकि उनकी हिमायत को बरकरार रखा जा सके, यकीनी बनाया जा सके। उनके रेट लगाए जा रहे हैं, उन्हें होटल के कमरों में रखा जा रहा है और फिर निगरानी भी की जा रही है। ये सब कुछ पंजाब के इलेक्शंस में हो रहा है और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले पंजाब में जो कुछ हुआ, वजारत आला के इंतखाब से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक निजी होटल के कमरे बुक कराए, वहाँ पर लोगों को रखा ताकि उनकी हिमायत को यकीनी बनाया जा सके। आज ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इनकी इत्तेहादी ये कर रहे हैं, बल्कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसी रवश पर चल निकली है। अब यकीनन लेजिस्लेचर की तौहीन है, पार्लियामेंटेरियंस की भी तौहीन है। अब इस नंबर गेम के अंदर कौन आगे होगा, कौन पीछे होता है, कौन किसको नीचा दिखाता है और कौन ये बाजी जीत कर तख्ते पंजाब पर बराजमान होता है, ऐसे बहुत सारे सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इन हरबों को नाकाम कैसे बनाएगी, ये भी एक सवाल है। अभी कुछ ही देर में हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा कामिल अली आगा साहब भी मौजूद होंगे, उनसे भी कोशिश करेंगे। लेकिन ये सवालात तो अपनी जगह पर बदस्तूर बरकरार है। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान ये जो रस्साकशी है, ये जो इक़्तिदार की जंग जारी है, यकीनन इससे भी नुकसान तो मुल्क का हो रहा है। क्योंकि आज ही फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा कामिल अली आगा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस वक्त मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामिल अली आगा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, बाई इलेक्शंस के बाद आप नंबर गेम में अहेड है, 188 नंबर्स आपके पास हैं, 180 नंबर इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत के पास है। नंबर गेम में आगे होने के बावजूद मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं कि अपने अरकान को एक निजी होटल के कमरे बुक करा के वहां रखना पड़ रहा है। देखें, ये मामूल की बात है कि जो लोग जिनके पास नए लोग इलेक्ट होके आते हैं उनके पास अकोमोडेशन नहीं होती, ऑफिशियल अकोमोडेशन तो नहीं होती, तो उनको अकोमोडेट करना पड़ता है, उनको ठहराना पड़ता है किसी न किसी जगह पे। ये कोई मायूब बात नहीं है, ये कोई डर खौफ वाली बात नहीं है, ये अकोमोडेट करने वाली बात है। और ये तर्ज अमल हमेशा जारी रहता है। और इसके अंदर जो नए लोग होते हैं उनके पास चूँकि कोई रहायश नहीं होती, तो उनको लाहौर शहर जहाँ पे इलेक्शन होना होता है, जहाँ पे असम्बली का इजलास होता है, वहाँ करीब तरीन जगह पे ऊपर उनको ठहराना पड़ता है। तो ये ऐसी बात नहीं है। आगा साहब, मैं आपका आर्गुमेंट बाय कर लेता, दुरुस्त मान लेता अगर फ्रॉम अक्रॉस द प्रोविंस अपने जो एमपीएस हैं उनको बुलाकर यहाँ पर ना ठहराया हुआ होता, तो मैं मान लेता कि ये सिर्फ नए एमपीएस के लिए सहूलत है, पुराने लोगों के लिए नहीं है। देखें, ये मायूब बात नहीं है। जो लोग ज़ाहिर है जिन्होंने इलेक्शन लड़ना होता है वो हिफ्ज़ मात तकद्दम के तौर पे ये बंदोबस्त करते हैं। मेरे ख्याल में अभी तक जो मेरी इतला है, स्वाय जो नए इलेक्टेड मेंबरान आए हैं उनके लिए वहाँ पे अकोमोडेशन फराहम की जा रही है। इसके अलावा जो जिनके पास सरकारी रहायशगाह है वो वहाँ पे अपनी जगह पे ठहरेंगे इंशाल्लाह। वो वहाँ पे कोई डर खौफ नहीं है। हाँ, गंद ज़रूर डालती है मुस्लिम लीग नून
का वतीरा है कि वो हमेशा सियासत में उन्होंने गन डाला है। वो छांगा मांगा जंगल से शुरू हो जाएं, सरीना होटल की बात कर लें, वो सारी बड़ी पुरानी दास्तानें हैं। मरी पीसी बूरबंद और ये दास्तानें हैं इनकी, नथिया गली, कहाँ कहाँ ये यादगारें कायम हैं इनकी बर्बादी की, तबाही की और गंद डालने की, माल प्रैक्टिसेस की। ये सारी करप्शन के सारे कारनामे इनके पास है। जी, मनी लॉन्ड्रिंग के फार्मूले इन्होंने ईजाद किए, करप्शन के, किकबैक्स के, ये सारी गंद डालने वाली बातें जो है ये इनकी विरासत है और इनका वतीरा है। आगा साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अगर पहले छांगा मांगा की सियासत हो रही थी तो वो जस्टिफाइड नहीं थी। अगर आज कोई 2022 में छांगा मांगा की सियासत करने की कोशिश करता है मीडिया के दौर में, यकीनन उस पर भी तनकीद होगी, क्रिटिसिज्म तो होगा। लेकिन आज जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वज़रा को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना पड़ गई हैं और उसमें इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, खासतौर पर हॉर्स ट्रेडिंग के, कि हमारे MPs को कोई कह रहा है 25 करोड़ ऑफर हो रहे हैं, 40 करोड़ की बात हो रही है, खान साहब ने 50 करोड़ की बात की। तो क्या वजह है कि तहरीक-ए-इंसाफ और आप लोग डिफेंसिव पोजीशन में चले गए, खासतौर पे कल के इत्तेहादी हुकूमत के कट के बाद से? कतई तौर पे नहीं, हम हमेशा रवादारी की सियासत करते हैं, शराफत की सियासत करते हैं, करप्शन से पाक सियासत करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इनका वतीरा है ये उस पर कायम रहेंगे। उमर फ़ारूक ने फैसलाबाद से MP हैं, उन्होंने आज बता दिया कि उनको कितने पैसे ऑफर हुए हैं। तो ये बातें तो ये इनका कोई नई बात नहीं है, ये कोई अजूबा नहीं है, ये तो इनसे कोई और तवक्को की नहीं जा सकती। ये 40 करोड़ की बात और ये सारी बातें जो हैं, ये अगर हमारे वुज़रा, साबका वुज़रा आके चैनल्स के ऊपर बात कर रहे हैं तो इनकी करतूतें बता रहे हैं और फिर वो आंखें खोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जो रातों को उठ के नोटिस लेते रहे हैं, उनके गोशगुजार करना चाहते हैं कि ये कुछ हो रहा है और आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो फैसले हैं उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, कंटेम्प्ट हो रही है उन फैसलों की। तो ये हमें बताना तो पड़ेगा ना, किसी जगह पे आगाही तो देनी पड़ेगी। वैसे हमें कोई अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि कैमरे की आंख तो हर जगह हर किसी को देख रही है, हर चीज़ नज़र आ रही है। जिस तरीके से प्रेशराइज करने की कोशिश की गई हमारी क़यादत को, आपने देख लिया। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क़यादत जो है बड़ी ज़ीरक क़यादत है। चौधरी शुजात हुसैन ने मुंह के ऊपर मारा इनकी कि नहीं, मैं चौधरी परवेज़ लाई के साथ खड़ा हूँ। और मैं हमेशा से कहता हूँ, मैंने हर दम कहा है, हर चैनल के ऊपर कहा है कि चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ लाई के अंदर कोई तफरीक नहीं है। वो यकजान दो कालब हैं, वो इंशाअल्लाह इकट्ठे हैं, इकट्ठे रहेंगे और लोग मुंह तकते रह जाएंगे। जिन लोगों की ख्वाहिश थी कि इनके अंदर तफरीक आए, वो आज नाकाम हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगा साहब, समझा जाए कि वफाक में भी चौधरी शुजात हुसैन साहब चौधरी सालेक को या तारिक बशीर चीमा को कोई इंस्ट्रक्शंस देंगे, या वफाक में भी आने वाले दिनों में कुछ फैसला होगा कि इस हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली जाए? देखें, ये इसमें कोई शुबा नहीं कि इख्तलाफात होते हैं, इख्तलाफ राय सियासत का हिस्सा है और वक़्त आने के ऊपर मामलात दुरुस्त भी हो सकते हैं और इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि मामलात दुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन अभी ये फैसला नहीं हुआ, आप कह रहे हैं? नहीं, अभी तो देखे ना, आपके सामने जो लोग कह रहे थे कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने खत लिखने का फैसला कर लिया है, अफवाहें फैलाई जा रही थी। मुस्लिम लीग नून का मीडिया सेल जो है वो उसने तूफान उठाया हुआ था, गलत खबरें दी जा रही थी और सारी सियासत के अंदर गंद डालने की कोशिश की जा रही थी। उसका तदारक तो हुआ ना जी। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो बात की थी अल्हम्दुलिल्लाह वो सच साबित हुई और इंशाअल्लाह आइंदा भी सियासत के अंदर आप ये कह रहे हैं कि पंजाब की हद तक शुजात हुसैन और परवेज़ लाई, पंजाब की हद तक तो चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी शुजात हुसैन यकजान दो कालिब हैं। वफाक के अंदर ऐसा अप्लाई नहीं होता, ये कह रहे हैं आप? मैंने कहाँ कहा है कि ये नहीं होता। मैंने कहा कि इख्तलाफ होते हैं लेकिन उसके बाद उसकी तस्हीह भी हो जाती है। ये कोई मामूल की बात है, ये कोई अजूबा बात नहीं है।
विफाक में जो इख्तलाफ है उसकी तस्हीह मुस्तकबिल करीब में देख रहे हैं आप? इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है। अच्छा आगा साहब, मुझे याद है मुनस इलाही साहब ने इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो कहा था कि आपने घबराना नहीं है, और ये कहा था कि हमारी परवाह ना कीजिए, आप अपने लोगों की परवाह करें। तो आज जब वज़ारत आला का इंतखाब होने जा रहा है तो क्या चौधरी परवेज़ इलाही और मुनस इलाही एक बार फिर खान साहब को ये बता रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि खान साहब हमारी फिक्र नहीं है क्योंकि चौधरी शुजात ने तो ग्रीन सिग्नल दे दिया, आप अपने लोगों की परवाह करें? और चौधरी शुजात हुसैन ने 3 माह पहले कह दिया था यार, आप लोग भूल जाते हैं। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब वजारत आला के उम्मीदवार बने तो चौधरी शुजात हुसैन की अप्रूवल से बने, और चौधरी शुजात हुसैन साहब ने उसी वक्त डिक्लेरेशन दे दिया था और आगाही दे दी थी कि मैं और पूरी जमात जो है वजारत आला की उम्मीदवारी के लिए चौधरी परवेज़ इलाही के साथ हैं। नहीं नहीं, यहाँ तक तो बात दुरुस्त है। नहीं आगा साहब, यहाँ तक तो बात दुरुस्त है। मैं तो आगे की बात कर रहा हूँ। किया गया वो जी, मैं तो आगे की बात कर रहा हूँ। सारी की सारी अफवाहें थी जी। अब यहाँ देखिए, इस वक्त चौधरी शुजात के स्टेटमेंट के बाद तो तय हो गया कि काफ लीग के जो वजीर आला के उम्मीदवार है वो यकीनन परवेज़ इलाही हैं, पार्टी ने वाजे कर दिया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों पर जो हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात हो रहे हैं, और फिर एक MPA है सऊद मजीद साहब, वो कहा गया है कि तुर्की चले गए हैं, और राना सनाउल्लाह तो कह चुके हैं कि 4-5 लोग इधर से उधर हो गए तो हमारा काम तो बन जाएगा, और फिर वजीर आला परवेज़ इलाही साहब तो वजारत आला की कुर्सी तकते रह जाएंगे। और ये कोशिश तो करते रहेंगे, ये गंद डालेंगे। मैंने पहले भी कहा कि इन्होंने हमेशा गंद डाला है। सियासत के अंदर जितना गंद है ये इनका डाला हुआ है, और ये गंद डालते हैं और गंद डाल के उसके अंदर से सोना निकालने की कोशिश करते हैं। ये इनकी रवायत है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा कामयाब नहीं होंगे। मीडिया की आंखें देख रही हैं, कैमरे की आंखें देख रही हैं, हर जगह वह अवेयरनेस है, और इंशाल्लाह ये देखेंगे आप कि अदलिया भी इंशाल्लाह इसका नोटिस ज़रूर लेगी कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है पंजाब के अंदर, पंजाब की वजारत आला के इलेक्शन के अंदर, और उससे पहले जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर जिस तरीके से इन्होंने धांधली की कोशिश की, ज़बरदस्ती धांधली करने की कोशिश की, तशद्दुद किया लोगों के ऊपर, लोगों को अगवा किया, पंजाब के अंदर दाखिले के ऊपर पाबंदी लगाई, ये सारे अजूबात हुए जो पाकिस्तान की सियासत में पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। ये सारी बातें जो है इसका नोटिस इंशाल्लाह अदलिया की तरफ होगा, और मुझे उम्मीद है कि जरूर इसके ऊपर नोटिस लिया जाएगा। आगा साहब, लियाकतपुर से एक MPA के तुर्की जाने के बाद यहाँ पर ना होने से 1 नंबर तो कम हो गया, और फिर आज फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि 14 लोगों ने अता तारड़ से जब बात की तो 14 अरब मांगा। तो वो 14 लोग कौन हैं? क्या इसको भी इस पर भी बंद बांधने की कोशिश हो रही है? इनको कैसे रोकेंगे आप? कतई तौर पे ऐसा कोई इकदाम कामयाब नहीं होगा। ये कोशिश करते रहेंगे, हम उसका तदारक करते रहेंगे, लेकिन हमारे मेंबरान असम्बली भी इंशाल्लाह यकजान होके, आज जो इजलास हुआ उसके अंदर 176 लोग मौजूद थे अल्हम्दुलिल्लाह, और इनकी गलतफहमियाँ सारी दूर हो जानी चाहिए। अभी 15 लोगों ने नोटिफाई होना है, उन्होंने हलफ उठाना है, इंशाल्लाह वो कल हलफ उठाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। तो आप देख लेना कितनी तादाद होगी। तो आपके मुताबिक आपका नंबर इस वक्त क्या है, जो रीसेंट नंबर है वो क्या है? इंशाल्लाह 190 से ऊपर होंगे इंशाल्लाह। और 188 का नंबर तो इस वक्त ऑफिशियली आपके पास है। राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि 5 लोग हमें चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि 182-83 की नौबत नहीं आएगी, बल्कि 190 को क्रॉस कर जाएंगे आप। और मेरी जान इंडिपेंडेंट भी तो है ना, आपको इल्म होना चाहिए ना, इंडिपेंडेंट भी है इंशाल्लाह। वो भी अपने ज़मीर के ऊपर अपना अमल करते हुए वो भी हमें चौधरी परवेज़ इलाही को वोट देंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे। और लास्टली सारी साजिशें और सारी धांधलियां जो है वो नाकाम होंगी। लास्टली आगा साहब ये फरमाइएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई चौधरी शुजात हुसैन से, क्या परवेज़ इलाही साहब को भी कोई ऑफर आई? जो रूमर्स थी बाहर आई, परवेज़ इलाही साहब को भी ऑफर की कि आप हमारे इत्तेहाद में आ जाए? और वो कतई तौर पे हम किसी ऑफर के पीछे जाने वाले नहीं हैं। हम जो बात करते हैं, जो वादा करते हैं, जो भी हमारा एग्रीमेंट होता है, हम उसके ऊपर कायम रहते हैं। हमें हमारे मुतल्लक अल्हम्दुलिल्लाह कभी इस किस्म की शिकायत किसी को नहीं हुई कि हमने रास्ते में किसी को छोड़ा हो।
हम अल्हम्दुलिल्लाह जिसके साथ खड़े हैं पूरे कदमों के साथ खड़े हैं और साथ निभाएंगे और इंशाअल्लाह अवाम देखेंगे कि हम कामयाब होके अवाम की खिदमत भी करेंगे और सूबे को फलाई सूबा बनाएंगे इंशाअल्लाह और इस मुल्क को फलाई रियासत इंशाअल्लाह इमरान खान की काविशों के मुताबिक बनाने की कोशिश भी करेंगे और बनाने में कामयाब आपने ये फैसला कर लिया है कि वजारत आला लेने के बाद पंजाब हुकूमत भी कंटिन्यू करेंगे, असेंबलियां डिसॉल्व नहीं होंगी, ये फैसला हो गया है? अगर फैसला इमरान खान साहब करेंगे कि असेंबलियां डिसॉल्व करनी है तो 1 मिनट नहीं लगाएंगे। वो तो चौधरी परवेज अली साहब पहले कह चुके हैं, इसमें तो इमाम अली को बात ही नहीं। ये फैसला होना भी बाकी है कि कंटिन्यू करेंगे या डिसॉल्व करेंगे असेंबलियां? इस वक्त तक तो जाहिर है हमने इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन जीतना है, कामयाब होना है, हुकूमत बनानी है और इंशाल्लाह को पूरी कोशिश करनी है कि उसको चलाया जाए। अगर इमरान खान साहब ने यह फैसला किया कि पंजाब के अंदर रिजाइन करने हैं असेंबलियों से तो 1 मिनट नहीं लग जाएंगे, डिसॉल्व कर देंगे असेंबली को। आगा साहब लास्टली ये बताइएगा कि आपका मशवरा, काफ लीग का मशवरा खान साहब को क्या होगा? क्या हुकूमत चलानी चाहिए या असेंबलियों से बाहर आना चाहिए? सेंटर में मरकजी हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ाना चाहिए? पहला फैसला तो यह है कि इलेक्शन लड़ना है, कामयाब होना है और हुकूमत बनानी है। उसके बाद जो भी फैसला इमरान खान साहब करेंगे उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कामिल अली आगा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा सेनेटर कामिल अली आगा हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। पंजाब में वजारत आला की दौड़ ज़िमनी इंतखाबात से भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। अब हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात लग रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए चौधरी मसूद मजीद के हवाले से जो खबर सामने आई कि लियाकतपुर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए मुल्क में नहीं है, ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर्स पूरे कर रही है, अब इजलास बुलाया गया। इजलास के अंदर भी काफ़ी हद तक मेंबरान सूबाई असम्बली गायब रहे, जिसके बाद तहरीक इंसाफ की मुश्किल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और फिर कहा जा रहा है कि इस वक्त जो लियाकतपुर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए हैं, जिनके डिसिडेंट होने की बात की जा रही है, जिन पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि उन्होंने नून लीग से 25 करोड़ रुपए लिए हैं और उसके बाद उन्होंने वफादारी तब्दील करने का फैसला किया। उनके घर के बाहर भी लियाकतपुर में अब एहतजाज शुरू हो गया है। मामला किस तरफ जा रहे हैं, जमहूरी साख किस कदर मुतासिर होगी, खासतौर पर अवामी मैंडेट को किस कदर नुकसान पहुंचेगा, इससे बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ रेहाम खान साहिबा मौजूद है, सियासत पर गहरी नजर रखती हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहाम खान साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये जो इल्जामात आयद किए जा रहे हैं कि किसी को 25 करोड़ की ऑफर हो रही है, कोई 40 करोड़ में बिक रहा है, किसी को 50 करोड़ ऑफर किए जा रहे हैं, क्या हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो गई है? ये हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात दुरुस्त हैं? बात यह है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है तो वो उसको कुछ और नाम देते हैं, और अगर और कोई पार्टीज़ ऐसा करती हैं तो फिर ज़ाहिर है उसको गद्दार और चोर और करप्ट कहा जाता है। बात पूछने वाली ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर कोई बिक रहे हैं तो क्यों बिक रहे हैं, कहाँ गई वो नज़रियात, कहाँ गया वो जुनून, और क्या इनकी कीमत सिर्फ 25 या 40 करोड़ है? मतलब इसका मतलब है कि बहुत सस्ती नजरियात हैं और बहुत सस्ता ये जुनून है। ये मैंडेट की तौहीन नहीं है, मैंडेट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला। अगर मेजॉरिटी उनके पास है तो यकीनन चीफ मिनिस्टर भी उन्हीं का होना चाहिए। डोंट यू थिंक कि मैंडेट की तौहीन होगी अगर इस तरह से राइट लेफ्ट किया जाता है लोगों को? आप रेहान साहब देखें, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, यहाँ अवाम की तौहीन होती है, यहाँ जमहूरियत की तौहीन होती है, जमहूरी फैसलों की तौहीन होती है। ये वो मुल्क है जहाँ पहली बार अदम एतमाद कामयाब हुआ और उसकी तौहीन की गई। ये वो मुल्क है जहाँ आर्टिकल 6 लगना चाहिए साबिक वज़ीर आज़म और अभी के जो सदर हैं और साबिक डेप्यूटी स्पीकर पे। तो आप किस तौहीन की बात करते हैं? यहाँ तो आए दिन तौहीन होती है। आज आप जिस हॉर्स ट्रेडिंग या जिस दोबारा
एक वज़ीर आला की जो रेस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या हमें डॉलर की उड़ान के बारे में बात नहीं करनी चाहिए? 242 को छू रहा है डॉलर, क्या हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए? तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त नजरियात की लेकिन देखिए, अगर हम मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे किसका हुआ और हुकूमत को नहीं चलने देंगे तो ऑब्वियसली ये डॉलर हाइक जो है ये तो होती रहेगी, डॉलर स्काई रॉकेटिंग रहेगा, रुपये अंडर प्रेशर रहेगा। आज ही फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ये जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से है, तो ये अनसर्टेनिटी तो बढ़ेगी फिर। बिल्कुल सही कहा मिफ्ता इस्माइल साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मार्केट में अनसर्टनिटी बिल्कुल इस वजह से होती है क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टनिटी होती है। जब आपको यही ना पता हो कि हुकूमत कब चलेगी, किसकी चलेगी, और ये हमारे साथ आए दिन होता आया है। मैं बात मुकम्मल करना चाह रही थी कि मैंडेट की क्या तौहीन नहीं, तो क्या 2018 में मैंडेट की तौहीन नहीं हुई? मैंडेट की तौहीन तब हुई जब प्री पोल इंजीनियरिंग हुई, जब हमने और किसी जो पॉलिटिकल लीडर है या और कोई जो वज़ीर आज़म का कैंडिडेट है, हैवीएस्ट मैंडेट वाली पार्टी PMLN को हमने बेदखल किया, पंजाब से बेदखल किया। क्या मैंडेट की तौहीन नहीं हुई जब उस्मान बुज़दार जैसे वज़ीर आला कहना चाहिए या मैं क्या कहूँ उनको, 4 साल एक ऐसे सूबे पर मुसल्लत किया गया जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आबादी के लिहाज से और वोट का तनासब 62% वोट वहाँ हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये पूछना चाहिए कि 4 साल में उन्होंने कौन से गुल खिलाए थे पंजाब में, कौन सी बहुत हरियाली आई थी और कौन सी सफाई आई थी कि वो दोबारा वज़ीर आला की जो पोस्ट है उसको लेने के लिए इतने उतावले हुए जा रहे हैं। कम अज कम ये तो उन वोटर्स से पूछना चाहिए वज़ीर आला अब जिन्होंने जब बाई बदले इलेक्शंस हैं, में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट देके उनके लोगों को जितवाया है और प्रोविंशियल असेंबली में पहुंचाया है, वो आज इस काबिल हुए हैं कि उनके 188 नंबर हैं। ये तो उन वोटर्स से पूछना चाहिए कि अगर उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी तो उन्होंने कैंडिडेट्स को वोट क्यों दिए? देखिए, मैं समझती हूँ कि यहाँ पे एक बात कैटेगोरिकली मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सी बातें टीवी पे भी मैं सुन रही हूँ और मीडिया पे भी देख रही हूँ, लेकिन अगर वोट से ये 15 अराकीन जो कि PTI के ही थे, ये जो PTI ने 15 सीट्स ली हैं जिनके ऊपर मिठाई ये बांट रहे हैं, ये तो इन्हीं की थी ना सीटें, ये तो 20 सीटें उनमें से 15 इनके पास वापस गईं और वो वोट के ज़ोर से अगर आए हैं, जो कि लगता है कि आए हैं, मैं बिलीव करती हूँ कि आई थिंक कि फेयर प्रॉबेबली इलेक्शंस होंगे, थोड़ी इधर उधर कोई इरेगुलरिटी हो, तो मैं समझती हूँ सबसे पहली बात ये कि वी शुड एक्सेप्ट दैट कि वोटर ने वोट दिया है, कि पाकिस्तान इंसाफ का बयानिया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है, जो बयानिया है, जो सोशल मीडिया पे उनकी प्रेजेंस है, वो PMLN से और PDM से कहीं ज़्यादा मौसर है। और मैं समझती हूँ कि जो वोट पड़ा है PTI को, ये 15 सीटें जो इन्होंने बाई इलेक्शंस में जीती हैं, ये एक्चुअली उस बयानिए की जीत है। और ये कौन सा बयानिया है? बयानिया ये नहीं है कि इमरान खान से मोहब्बत हो गई है सडनली, बयानिया ये है जो पिछले 20-21 साल से हम देख रहे हैं कि बाकी सारे चोर हैं, बाकी सारे डाकू हैं, बाकी सारे लुटेरे हैं, करप्ट। और ये जो करप्ट का जो ये मंजन है, ये जो एक झूठ है, और झूठ क्यों है? क्योंकि करप्ट सिर्फ अगर एक तरफ आप कह रहे हैं तो 4 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन रेहान खान 9 साल आपके तो ये बयानिया अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब ने बनाया, रेहान साहब मैं लोगों ने हाथों हाथ, रेहान साहब मैं बात मुकम्मल कर लूं? जी नहीं, रेहान साहब मैं बात अगर मुकम्मल कर दूं आपकी इजाजत से, जी, कि ये जो बयानिया है, मैं बिलीव करती हूँ कि ये प्रोपेगेंडा है, और ये प्रोपेगेंडा हमने खास तौर पे शरीफ बरादरान के लिए बहुत अरसे से सुन रहा है। आप लोग तो अब मीडिया में आए, हम तो जब छोटे से थे तब से हम ये सुन रहे हैं, बड़ा मौसर प्रोपेगेंडा है। और अगर ऐसा प्रोपेगेंडा आप चलाते हैं तो उसको फिर प्रूव करना चाहिए कोर्ट्स में। मैं समझती हूँ कि करप्शन का मंजन हर पॉलिटिकल पार्टी और हर पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि उसको ब्लैकमेल किया जाए, उसको दीवार से लगाया जाए। और अगर करप्शन की ये बात इतनी ही मौसर होती या इतना ही इसमें असर रखती ये बात, तो आप प्रूव करें वो लुटी हुई जो दौलत है वापस लेके आए। और ये सियासी बयानिया जो है, रेटरिक है, इसको अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और आज जो नौजवान वोट डाल रहा है उसकी वोट को इज्जत दे, क्योंकि वो मंजन बिक तो रहा है, मौसर है नहीं, मौसर है मंजन। मैं मान रही हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे अच्छा ये मंजन बेचती है, सबसे अच्छा प्रोपेगेंडा करती है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये टूल्स तो PMLN के पास भी हैं, वो भी बयानिया बनाकर उसको अच्छे तरीके से बेच सकते थे, लेकिन ये मानना पड़ेगा PMLN को कि उनसे मार्केटिंग हुई नहीं है या वो बयानिया बना नहीं पाए, वो बयानिया जिसको लोग माने।
मैं आपके साथ 200% इत्तेफाक करती हूँ। मैं समझती हूँ ये अच्छा भी हुआ है। मैं समझती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की ये जो यूनिटी गवर्नमेंट है, इसके लिए इट्स अ वेकअप कॉल। इनको इसकी ज़रूरत थी, इसलिए क्योंकि इनकी अपनी पार्टी में आप देखें 15 सीटें तो उन्होंने ली, उनका बयानिया अच्छा था, मंजन अच्छा बिका। मैं आपको बता रही हूँ कि वजह क्या है। बिकने की वजह ये नहीं कि इमरान खान पे लोग बहुत ज़्यादा सडनली मोहब्बत हो गई है, इसलिए दिया है वोट इस बयानियों को, क्योंकि बहुत सालों से खासकर हमारे नौजवानों को जो कि एक्चुअली कारोबारी तबके से ताल्लुक़ नहीं रखते, जो कि दुकानदारी नहीं करते, जो कि मार्केट में नहीं बैठते, उनको पता नहीं है हकीकत क्या है और उनको ये मंजन बेचा गया है। उनमें नफरत बिठाई गई है, उनमें नफरत शरीफ बरादरान के खिलाफ, और ये सारा चोर उचक्के लुटेरे इकट्ठे हो गए। ये एक बयानिया है जो कि कन्विंसिंग बयानिया है, और ये जो हमारा नौजवान वोटर है वो ये मंजन उसके ऊपर असर करता है। लेकिन PMLN के लिए ख़ास तौर पर आपकी हुकूमत, आज की जो हुकूमत है, उनको भी ये समझना चाहिए कि ना सिर्फ के PR लेकिन जो सीटों की तकसीम हुई है, आप देखें कि जो सीटें जीती हैं, जो आपने सीट जीती है, उसमें से एक जो ज़बरदस्त बात हुई है वो ये है कि जो असद खोखर ने अपनी सीट निकाली है, लाहौर की सीट, वो जेन्युइन पार्टी वर्कर था, वो जेन्युइन ऐसा शख्स था जो कि नवाज शरीफ के और मरीम नवाज के एजेंडे के साथ खड़ा रहा, इसलिए उसको PMLN ने वोट डाला। मैं समझती हूँ कि PMLN के अंदर PMLN के अंदर जो लॉबिंग थी, कि जो कोशिशें हो रही हैं, हमजा शहबाज वजारत आला बचा लेंगे। देखिए, इस वक्त मेरा ख्याल है कि हमजा शहबाज की जो वजारत आला बचाने वाली बात है, इट्स हाफ एंड हाफ। मुझे तो लगता है कि परवेज़ इलाही के लिए पलड़ा ज़रा भारी है, और मैं बहुत अरसे से यही समझती थी कि फिर खून को खींचता है, और मेरा ख्याल है कि परवेज़ इलाही के लिए अगर ज़रदारी साहब ने रिपोर्टेडली सपोर्ट बता दी है और चौधरी शुजात साहब ने दे दी है, मेरा ख्याल है ये इतनी बुरी बात भी नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रेहाम खान साहबा हमारे साथ मौजूद थी। डॉलर को ब्रेक नहीं लग रही है, मईशत की कुछ खबर लेंगे, और मिफ्ता इस्माइल की मईशत पर कितनी नजर है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल माशी और सियासी हालात का शिकार है, जिसका असर महंगाई की सूरत में आवाम पर निकल रहा है। साथ ही साथ जो हुकूमत है वो डॉलर को काबू में नहीं कर पा रही है। गुज़श्ता रोज़ भी डॉलर 6 रुपये 89 पैसे बढ़ा, आज फिर तकरीबन 3 रुपये बढ़ गया इंटरबैंक के अंदर, और इस वक्त डॉलर 225 रुपये तक जा पहुंचा है। यकीनन एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और इस पर वज़ीर ख़जाना ये कह रहे हैं कि असल में ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सवाल तो सादा सा है, क्या सिर्फ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है या वाकई हुकूमत माशी मैदान के अंदर नाकाम हुई है? बात करेंगे इस वक्त साबिक वज़ीर ख़जाना माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर ने में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, गुज़श्ता रोज़ भी 6 रुपये 89 पैसे डॉलर बढ़ा, आज भी तकरीबन 3 रुपये बढ़ गया है। डॉलर हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही है, ना ही एक्सचेंज रेट बैलेंस करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई इकदाम किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या हमारी माशी सिस्टम दुरुस्त है और सिर्फ ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से हो रहा है? देखिए, कुछ हद तक तो यकीनन इसका जो सियासी हालात हुए हैं पिछले दिनों इलेक्शन के बाद, उसका कुछ नतीजा ये है। मगर साथ साथ आप ये भी नोट करिए कि जो बाहर की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, फिच ने परसों हमें डाउनग्रेड कर दिया, हमें स्टेबल से गिराकर मनफी पे लेकर चले गए। तो इससे जो इंटरनेशनल परसेप्शन है वो मनफी होते जा रहे हैं, और उसके नतीजे में भी गिरावट हो रही है रुपए में। तो इसके दोनों वजूहात हैं डॉक्टर साहब, लेकिन ज्यादा बड़ी वजह कौन सी आपको दिखाई देती है? क्योंकि बकाया ये जा रहा है कि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं या माशी मामलात जो हैं वो दुरुस्त कर लिए गए हैं। खासतौर पे आज करंट अकाउंट डेफिसिट से मुताल्लिक बात की गई, फिर ट्रेड डेफिसिट की बात की, और फिर ये कहा कि हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गई हैं, अब एक्सपोर्ट्स के बराबर आकर खड़ी करने की बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये जो करेक्टिव मेजर्स हैं वो लिए गए और बिल्कुल उसी तरह से हो रहा है जैसे हुकूमत चाह रही है? हमारी तो ख्वाहिश है कि जो ये कह रहे हैं ऐसा ही हो, मगर इस तरह से इस तेजी से हालात नहीं संभले। अब आप ये देखिए कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने आज ये फरमाया कि हमारी कोशिश ये होगी कि जो रेमिटेंसेस हैं और जो हमारे बरामदात हैं वो मिलजुल कर हमारे सारे दरामदात को पूरा कर लेंगे। ऐसा होना यकीनन हम चाहते हैं,
मगर इसको हासिल करने के लिए आपको तकरीबन अपने दरामदाद में इस साल 22-23 में 20% आपके दरामदाद को कम करना पड़ेगा। इसको हासिल करने के लिए आपको नुमाया तौर पर रुपए की कदर में और कमी लानी पड़ेगी और जो सूद का लेवल है उसे भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बहुत एम्बिशियस टारगेट है और एक महीने के बेसिस पर आप कह नहीं सकते, इसलिए कि मई के महीने में तो आपके दरामदाद रिकॉर्ड लेवल पर चले गए थे, तकरीबन 7-8 अरब डॉलर। तो लिहाजा इतनी तेजी से ये कहना कि हालात संभल चुके हैं, ये मैं समझता हूँ कुछ जल्दी से ये बात की जा रही है ताकि मार्केट में हालात संभलें, मगर पूरे तौर पर हालात संभले नहीं हैं और कोशिशें जारी रहनी चाहिए ताकि हमारा तिजारती खसारा अगले साल तकरीबन जो है करंट अकाउंट डेफिसिट जो इस साल 16.5 अरब डॉलर तक हो, IMF का अंदाजा यह है कि इसको आधा करना है, तकरीबन 8 अरब डॉलर पे लाना है। इसके लिए बहुत मेहनत की अभी भी जरूरत है। तो डॉक्टर साहब, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि गुज़श्ता माह की निस्बत अब हमारा 5.5 बिलियन डॉलर के ऊपर आ गई है इंपोर्ट्स, और नेक्स्ट जो है वो मजीद इसके अंदर बेहतरी की तवक्को कर रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अगर वो जैसे कह रहे हैं ऐसा हो तो बहुत बेहतर है, लेकिन लग नहीं रहा है। तो आपको लगता है कि रुपये अगर मजीद डिप्रिशिएट होगा, डॉलर मजीद तगड़ा होगा, तो इसका इम्पैक्ट और जगहों पर भी आएगा, और ख़ासतौर पर जो गरीब तबका है, कॉमनर है, उसका क्या होगा? दरअसल बात यह है कि पिछले 3 महीने से जो तेजी से आपके रुपए के कदर में कमी आती रही है और बाहर के कीमतों में कुछ इजाफा काफी हुआ पहले, अब कुछ रुकावट आई है, मगर अभी भी आप देखिए तेल की कीमत जो है $105 फी बैरल है और पिछले साल का जो साल भर का एवरेज है तेल की कीमत का वो $84 था। तो अभी भी लेवल जो है वो 20 से 25% ऊंचा है। तो ये कहना कि दरामदाद कम हो जाएंगे, इतनी जल्दी ये कंक्लूजन लाना नामुनासिब होगा। रुपए के कदर में आपको इसलिए कमी और शायद करनी पड़ी आहिस्ता आहिस्ता, इस रफ्तार से नहीं कि आपको अगर तिजारती खसारा आपका करंट अकाउंट डेफिसिट को आधा करना है तो इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत से इक़दाम और करने पड़ेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि अभी भी मजीद इंपोर्ट्स को कटेल करने के लिए कुछ आइटम्स के ऊपर इंपोर्ट बैन लगाना पड़ेगा? वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर इंपोर्ट्स को कटेल किया जा सकता है? देखिए, ये बैन का तरीका जो है ये अभी वाज़े हो चुका है कि इसमें बहुत मुश्किलात के फ्लो को रोकने में कुछ डिस्टॉर्शंस और पैदा होते हैं। तरीका ये होना चाहिए कि आप जिन आइटम्स में आप चाहते हैं कि कमी आए उसमें आप कोशिश ये करें कि इस तरह के निज़ाम लाएं जिसे हम कहते हैं कि कोटाज सेलेक्टिवली आहिस्ता आहिस्ता आप रेट बढ़ाते जाएं, एक वक्त पे नहीं करें। आप आहिस्ता आहिस्ता, अगर इस वक्त ड्यूटी आपकी 11% है तो उसको 3 महीने के बाद 20, उसके बाद 25, इस तरह आप करें स्टैगर्ड अंदाज में, तो फिर कमी आ सकती है। डॉक्टर साहब, फिर ये भी कहिएगा कि $4 बिलियन डॉलर्स की जो फाइनेंसिंग की जरूरत है, जिसे IMF भी कह रहा है कि इस वक्त हमें $4 बिलियन डॉलर्स की फाइनेंसिंग चाहिए है, और आज फाइनेंस मिनिस्टर ने यह कहा कि हमारे कुछ दोस्त ममालिक हैं, नाम नहीं लिया लेकिन कहा, और उनके कहने के मुताबिक तो तकरीबन $8 बिलियन आ जाएंगे। आपको लगता है कि ऐसा होने जा रहा है? देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब प्रेशर में हैं। उनकी कोशिश ये है कि वो ये साबित करें कि हालात मामूल पे आ चुके हैं और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, उन पर प्रेशर है, इसलिए वो ज़रा ऑप्टिमिस्टिक असेसमेंट दे रहे हैं। यकीनन हालात संभलने की गुंजाइश ज़रूर मौजूद है, ख़ास तौर पे IMF प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में अप्रूवल हो जाए और लोन रिलीज हो जाए तो हालात यकीनन बेहतर होंगे। मगर इस वक्त ये कहना कि सारा जो खसारा है आपका अगले साल का वो पूरा हमने तकरीबन कर लिया है, ये भी ज़रा मेरी गुजारिश ये है प्रीमेच्योर है।
डॉक्टर साहब लास्टली ये कहिएगा कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो इस सारे मसले की जड़ बताई जा रही है, ये तो आने वाले दिनों में मजीद बढ़ती भी दिखाई दे रही है। अगर यूं ही बढ़ती रही तो फिर इसके माशी असरात क्या होंगे? देखिए, इसके नतीजे में अनसर्टनिटी में इजाफा होता है, मार्केट में लोग परेशान होते हैं, उन्हें फिर ये परेशानी बढ़ जाती है कि क्या जो हमने IMF के साथ एग्रीमेंट किया है कि हम बिजली के निर्ख बढ़ा देंगे बहुत तेज़ी से, और फिर हम गैस के निर्ख बढ़ा देंगे, हम पेट्रोलियम लेवी को 850 अरब तक उसकी रेवेन्यू ले जाएंगे वगैरह वगैरह, इस तरह के सख्त इक़दामात। तो सियासी अगर हालात ख़राब होते हैं तो यकीनन लोगों को इस बात का परेशानी होती है कि क्या ये इक़दामात हम लेते रहेंगे, और अगर नहीं लेंगे तो फिर IMF प्रोग्राम फिर से सस्पेंड होने का खतरा। शुक्रिया। साबिक वज़ीर ख़जाना माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत अपने बयानात के जरिए हालात मस्बत बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन बयानात से ज़्यादा इक़दामात की ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।